हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आने वाले टीचर्स एग्ज़ाम जो कि 2023 में आने वाले हैं उसकी तैयारी में अभी से लग गए होंगे। दोस्तों, अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो, 1 घंटा भी अगर अभी से टाइम दे रहे हो, तो आपकी तैयारी जब तक फॉर्म डलेंगे और जब तक एग्ज़ाम आएगा जब तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों हमें जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, इसमें पिछले वीडियो में दोस्तों अपन जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं उसका बेसिक डिटेल और जो फर्स्ट स्टेज थी संवेदीगामक अवस्था या सेंसोरी मोटर स्टेज है उसका अध्ययन अच्छे से कर चुके हैं। अब जो अपनी सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, दोस्तों इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। इसमें कुछ 6-7 वर्ड रहते हैं दोस्तों, उनको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन वहीं से पुट अप होता है, जो उनके जो वर्ड रहते हैं क्वेश्चन वहाँ से बनता है, उनको आज अपन अच्छे से समझ लेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों इनकी जो सेकंड स्टेज है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपको दोस्तों इंग्लिश में भी नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो हिंदी में जो ऑप्शन लिखे रहते हैं वो भी इंग्लिश शब्द लिखा रहता है, इसलिए आपको इंग्लिश का नाम याद रखना पड़ेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। दोस्तों इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण वो बिंदु रहते हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे इसकी फर्स्ट विशेषता होती है दोस्तों, वो होती है आत्म केंद्रितता, मतलब सेल्फ सेंट्रेड। इसमें दोस्तों बच्चा क्या है, सेल्फ सेंट्रेड होता है, मतलब इसका गुण पाया जाता है आत्म केंद्रितता का या ईगो सेंट्रिज्म होता है। इस बिंदु को अपन आगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे। और दोस्तों जो है बच्चा है छोटे छोटे कामों में जो है परिवार के मतलब जो सदस्य रहते हैं उनके साथ छोटे छोटे कामों में सहयोग करने लगता है दोस्तों। और वस्तुओं को क्रम से रखना सीख जाता है। जैसे वस्तुएं कोई रखी हैं छोटी बड़ी है तो उनको क्रम से जमाने लगता है इस अवस्था में। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, इसको भी जीन पियाजे ने 2 उप अवस्थाओं में बांटा है दोस्तों। जो 2 उप अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आत्म केंद्रित भी बोलते हैं दोस्तों। कौन सी है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसका आपको नाम याद रखना है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, जो कि 2 से 4 वर्ष होती है। दोस्तों जो सेकंड स्टेज है इसी की, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसकी 2 अवस्थाएं हैं जी। दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि या अंतःप्रज्ञात्मक। इसका दोस्तों आपको जो इंग्लिश नाम दिया गया है इनिट्यूटिव, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा यही नाम पूछ देते हैं कि अंतःप्रज्ञात्मक या अंतर्दर्शी अवधि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यह दोस्तों पाई जाती है। दोस्तों इसकी जो अवधि रहती है और अवधि होती है इसकी 4 से 7 वर्ष। अब आपको जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं उसकी कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों इसकी पहली विशेषता है कि संकेत एवं चिन्ह इसमें महत्वपूर्ण साधन होते हैं। दोस्तों जो बच्चा चिंतन करता है उसका महत्वपूर्ण साधन होता है दोस्तों संकेत एवं चिन्ह। संकेत एवं चिन्हों के द्वारा वो है अपना जो है चिंतन करता है। और जो सेकंड विशेषता है दोस्तों, सेकंड विशेषताओं को देखते हैं। और सेकंड विशेषता है दोस्तों अनुकरण करना। बच्चा क्या है इस अवस्था में अनुकरण के द्वारा बहुत ज़्यादा सीखता है। खेलों में स्वांग करना, मतलब स्वांग करना एक दूसरे की नकल करना, या छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो दोस्तों 2 से 4 या 5 साल के होते हैं, स्वांग करते हैं, नकल करते हैं, आपका अनुकरण करते हैं, नाटक भी करने लगते हैं। यह जो विशेषताएं हैं दोस्तों यह पाई जाती हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक बार रीट में आया था कि अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान क्या है? तो दोस्तों जो अंतर्ज्ञान है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, वह एक विशेष स्तर पर बालक मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं अंतर्ज्ञान। मतलब जो बच्चा है विभिन्न प्रकार की सोच को स्टार्ट कर देता है और जितने भी उसके सवाल होते हैं उनका सभी को उसको जवाब चाहिए, वही होता है दोस्तों अंतर्ज्ञान। और जो अगली विशेषता है दोस्तों वो है सोच में केंद्रीयकरण। दोस्तों बच्चों की जो सोच होती है
वो मतलब उसमें केंद्रीयकरण होता है। बच्चे सिर्फ किसी भी चीज़ को है एक दृष्टिकोण से देख पाते हैं, उसको अलग अलग नज़रिए से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो उसकी जो सोच होती है, जो उसको सामने दिख रहा होता है, बस वैसा ही सोच पाता है, वो उसके अंदर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। इसलिए सोच में क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। दोस्तों जो प्रिटेंड प्ले है, आपको यह शब्द कहीं भी नहीं मिलेगा किसी भी किताब में। वो दिल्ली के जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों अभी PRT का, उसमें प्रिटेंड प्ले पूछा जा चुका है। इसमें पूछा था कि प्रिटेंड प्ले जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में होता है या खेला जाता है। तो दोस्तों जो प्रिटेंड प्ले है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, और एक प्रकार का यह क्या है दोस्तों, प्रतीकात्मक नाटक है या समाजशास्त्रीय नाटक है। दोस्तों जो संकेत चिन्ह होते हैं, मतलब प्रतीकों के द्वारा बच्चा कोई खेल खेलता है, या संकेतों के या चिन्हों के माध्यम से जो खेल खेलता है, वह होता है दोस्तों प्रिटेंड प्ले। आपको ध्यान रखना है कि प्रिटेंड प्ले है जीन पियाजे की कौन सी अवस्था की विशेषता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। दोस्तों जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, आपको इसकी विशेषताएं देखना। दोस्तों जो दो भागों में बांटी गई है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी पहली अवधि थी, वो थी कौन सी थी, पहली अवस्था वो थी दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी थी, पहली प्राक संक्रियात्मक अवस्था थी पहली, जो कि कितनी थी, 2 से 4 वर्ष तक थी। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं, उसको जो मुख्य बिंदु हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट बिंदु कौन सा है दोस्तों, आत्म केंद्रित या ईगो सेंट्रिज्म। दोस्तों कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो आत्म केंद्रित या ईगो सेंट्रिज्म है, यह है मतलब किस अवस्था में पाया जाता है, या कोई एक तुम्हें कंडीशन दे दी जाती है तो पूछा जाता है कि इसमें कौन सी सोच है, तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि ईगो सेंट्रिज्म सोच है। दोस्तों है इसमें है बच्चा सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सामने वाला सोच रहा है। जैसे एक बच्चा कहता है कि मुझे पिज्ज़ा पसंद है तो मेरे पापा को भी पिज्ज़ा ही पसंद होगा। इस सोच को जीन पियाजे ने क्या कहा है, ईगो सेंट्रिज्म कहा है। और ईगो सेंट्रिज्म को दोस्तों जीन पियाजे ने 3 पर्वत समस्या के द्वारा समझाया है। दोस्तों 3 पर्वत समस्या है जो बहुत ही फेमस समस्या है और कई बार पूछा जा चुका है। इससे क्वेश्चन बनता है कि 3 पर्वत समस्या के द्वारा किस मतलब भाव को प्रदर्शित किया गया था, तो ईगो सेंट्रिज्म था। या पूछा जाता है कि 3 पर्वत समस्या का प्रयोग किस अवस्था में किया गया था, तो भी उसमें पूर्व संक्रियात्मक आएगा। या पूछा जाएगा कि 3 पर्वत समस्या का प्रयोग किस लिए किया गया था या किसने किया था। दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। आपको सबसे पहले तो समझना है कि ईगो सेंट्रिज्म को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, जो ईगो सेंट्रिज्म में बच्चा है स्वयं के अलावा दूसरों के प्रतीकात्मक दृष्टिकोण रहते हैं जो उसको नहीं समझ पाता है। वह सोचता है कि दूसरे भी वैसा ही देखते हैं जैसा कि हम अनुभव कर रहे हैं और जैसा वे स्वयं करते हैं। इसमें यह विश्वास होता है दोस्तों कि समस्या को उन्होंने मतलब जो है कि उनका विश्वास होता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही सामने वाला सोचेगा। तो जो समस्या है 3 पर्वत समस्या के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया था। आप देख सकते हैं कि जो इसमें 3 पर्वत बने हैं दोस्तों, सामने 3 पर्वत दिए गए हैं। एक इस साइड ये बड़ा पर्वत है, दोस्तों इसके सामने जो पर्वत है ये बड़ा दिख रहा है और इसके पीछे पीछे 2 छोटे पर्वत और हैं। बच्चे को क्या किया, जीन पियाजे ने जब प्रयोग किया तो एक साइड बच्चे को बिठाया और एक साइड उसको बेबी डॉल को मतलब बोबो गुड़िया को बिठा दिया। तो इस साइड से बच्चे को जो है बड़ा पर्वत दिख रहा, तो इसके पीछे के कोई भी पर्वत नहीं दिख रहे हैं। और जबकि इस साइड से इनको तीनों पर्वत दिख रहे हैं इस गुड़िया को। तो बच्चा क्या सोच रहा है कि सिर्फ एक पर्वत है और जैसा मुझे एक पर्वत दिख रहा है वैसे सामने वाले को भी सिर्फ एक ही पर्वत दिख रहा होगा। तो इस प्रकार इन्होंने प्रदर्शित किया था कि बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म होता है कि जैसा मैं देख रहा हूँ या जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सामने वाला भी सोच रहा होगा। तो आपको ये 3 पर्वत समस्या को दोस्तों याद रखना है कि 3 पर्वत समस्या क्या है या किसको इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था और किसने इसका प्रयोग किया था। इससे बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है और हमेशा एग्जामों में आता रहता है दोस्तों। 3 माउंटेन थ्योरी को आपको याद रखना है कि ईगो सेंट्रिज्म टेस्ट के लिए इसका प्रयोग किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है जीववाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है और जाता रहेगा हमेशा। दोस्तों जीववाद, इसका इंग्लिश शब्द भी आपको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, एनिमिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, एनिमिज्म। जो एनिमिज्म क्या है दोस्तों, सभी वस्तुओं को जीवित समझना। जैसे एक पत्थर है
या कोई भी चीज़ है, पर्वत है, पहाड़ है, सूरज, चंदा, कोई भी है, उसको जीवित समझना। जैसे एक छोटा सा बच्चा है दोस्तों, वो देखता है कि चंदा मामा बोलता है चंदे को, कि मतलब ये चंद्रमा है, उसको चंदा मामा बोलता है। सूरज को बोलता है कि आज तो सूरज उदास दिख रहा है। मतलब जो ऐसी बातें करता है वो होती हैं दोस्तों जीववाद। जैसे कहीं वो ज़मीन पे गिर गया, छोटा सा बच्चा है, तो ज़मीन को मार दो अपन, तो बोलेगा कि चलो ठीक है, ज़मीन को भी मार दिया, तो वो शांत हो जाता है। मतलब वो समझता है कि उसको भी लग गया। सभी वस्तुओं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं दोस्तों, उनको वह जीवित समझता है। यही होता है एनिमिज्म। निर्जीव वस्तुओं की सजीव वस्तुओं या मानवीय गुणों से तुलना करना ही क्या होता है दोस्तों, एनिमिज्म होता है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, जैसे इसमें बताया गया है कि ये सूरज है जो मतलब हंस रहा है, या जो बादल हैं दोस्तों, जो बादल हैं वो भी हंस रहे हैं और बरस रहे हैं। तो इस प्रकार की जो मतलब जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनकी मानवीय गुणों से तुलना करना ही क्या होता है, एनिमिज्म होता है या जीववाद होता है। इस शब्द को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा और ध्यान रखना होगा कि एनिमिज्म क्या है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ये दो शब्द ही हैं दोस्तों मेन है, जो जीववाद और ईगोसेंट्रिज्म, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये दो शब्द ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके दोस्तों। जो सूरज दिख रहा है, जो तस्वीर है, इसमें ऐसा लगता है कि तस्वीर मुझे देख रही है। मतलब बच्चा है जो सोचता है कि तस्वीर मुझे देख रही है, यही भी क्या है, जीववाद है। खिलौने, वस्तुएं, कुर्सी, मेज, टेबल आदि सब जीवित हैं, उसको लगता है कि ये हर चीज़ जीवित है। यही भी एक एनिमिज्म है। और तीसरा है दोस्तों है स्वयं से बातें करना। स्वयं से बातें करना को जीन पियाजे ने क्या कहा है, कलेक्टिव मोनोलॉग कहा है या सामूहिक एकालाप कहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि जो वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने अगर स्वयं से बच्चा बातें कर रहा है तो उसको सेल्फ रेगुलेशन कहा है। यह शब्द कई बार पूछा जा चुका है। और जो जीन पियाजे की बात आती है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं आत्म केंद्रित वार्ता, या बोलते हैं इसको कलेक्टिव मोनोलॉग या सामूहिक एकालाप। इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि बच्चा जब अपने आप में स्वयं से बातें कर रहा होता है तो उसको जीन पियाजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग कहा है। जबकि वह मतलब सोच रहा कि हम दूसरों से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में बातें करता है, इसी को कलेक्टिव मोनोलॉग कहा गया है। और अहम भाव को आप देख ही चुके हैं कि वो है ईगोसेंट्रिज्म प्रकार का एक अहम भाव होता है। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति या संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों बच्चा जब 4 से 7 साल का होता है तो उसमें क्या है कि वस्तुओं को संग्रह करने की वो होती है। इस अवस्था में बच्चा है दोस्तों अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करता रहता है, फालतू चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है। यही होता है दोस्तों केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। इसको जीन पियाजे ने 9 गोलियों के प्रयोग के द्वारा समझाया है। आपको याद रखना है कि जीन पियाजे ने 9 गोलियों के प्रयोग के द्वारा किस चीज़ को समझाया है। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति या संग्रह की प्रवृत्ति। यही पॉइंट आपको याद रखना है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अगली अवस्था थी जो 2 भागों में बांटा था, वो थी अंतर्दर्शी अवधि। जो अंतर्दर्शी अवधि है दोस्तों यह होती है 4 से 7 वर्ष, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उपावस्था है। इसमें भी आपको याद रखना है इंटीट्यूड स्टेज होती है, जो कब होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, और जो 4 से 7 वर्ष होती है। दोस्तों इसमें है पहला पॉइंट है आत्मभाषित सोच। अब आत्मभाषित सोच क्या है आपको समझना होगा कि बच्चा जब विशिष्ट घटनाओं के बारे में सोचता है, जैसे कुत्ते के भौंकने के समय यदि गुब्बारा फट गया तो वह दोनों घटनाओं को क्या है एक साथ जोड़ कर देखता है। दोस्तों यही होती है आत्मभाषित सोच, कि 2 चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करना, वह होती है आत्मभाषित सोच। आपको याद रखना है कि आत्मभाषित सोच कब होती है, अंतर्दर्शी अवधि में होती है 4 से 7 वर्ष के बीच में। और दोस्तों जो एक मुख्य पॉइंट है वो है आपलटन की समस्या या अचल सोच। दोस्तों आपलटन की समस्या क्या होती है कि इस समस्या में बच्चा छोटी छोटी संक्रियाओं को तो कर लेता है, जैसे गुणा भाग जोड़ना घटाना इत्यादि, लेकिन जो उनके पीछे का नियम होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपने कर दिया 2 गुणित 2 बराबर 4, ये तो बच्चा कर लेगा। अब लेकिन दोस्तों वह यह नहीं बता पाएगा कि अगर अपन 4 में 2 का भाग दे दें तो भी 2 आ जाएगा, मतलब उत्तर की जांच वो दोस्तों नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं आपलटन की समस्या। वो है क्या है बच्चा कि इसके पीछे जो नियम छिपा होता है कि ये कैसे इतना आंसर आया है, उसको वह नहीं समझ पाता है। इसी को बोलते हैं आपलटन की समस्या।
इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, जैसे छोटा बड़ा है, जो घन है, बेलन है, इस प्रकार की ये चीज़ें हैं, इनमें वह अंत वो नहीं कर पाता है कि किसके पीछे क्या नियम है। और दोस्तों जो संरक्षण का अभाव है, संरक्षण का अभाव भी इस अवस्था में पाया जाता है। इस संरक्षण के अभाव को अपन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखेंगे कि संरक्षण का अभाव क्या होता है। दोस्तों संरक्षण वह होता है जब बच्चा द्रव्यमान, ऊंचाई, लंबाई, भार आदि में तुलना करने लगे। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, एक लंबी गिलास में पानी भर दिया जाता है आधा लीटर, तो वो बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन एक जब चौड़े बर्तन में, जिसका जो तली है, जो चौड़ी है, उसमें अगर पानी भर दिया जाए और बच्चे से पूछा जाए कि एक जो पतली गिलास है उसमें आधा लीटर पानी भरा है, एक जो लंबी गिलास है उसमें भी आधा लीटर पानी भरा है, तो बच्चे से पूछेंगे कि किस में ज़्यादा पानी, तो वो बताएगा कि लंबी गिलास में ज़्यादा पानी है। तो यह होता है दोस्तों संरक्षण के अभाव के कारण होता है। और जो क्रमबद्ध तर्क भी बच्चा नहीं कर पाता है, उसका तर्क होता है जो क्रमबद्ध नहीं होता है। और प्रत्यक्षात्मक चिंतन करता है, जो बच्चा है, जो सामने चीज़ें रहती हैं सिर्फ उन्हीं को देख सकता है, उन्हीं के बारे में चिंतन कर सकता है। और सहज चिंतन तो होता ही दोस्तों, जब बच्चा 4 से 7 साल का होगा तो वो सहज चिंतन कर पाता है, ज़्यादा उसमें डीप नहीं सोच पाता। जो सामाजिक रुचियों का विकास, दोस्तों 4 से 7 वर्ष की अवस्था है जो, इसमें सामाजिक रुचियों का विकास भी होने लगता है। और जो आदिम तर्क, मतलब ऊट पटांग टाइप के सवाल करेगा बच्चा, आदिम तर्क देगा कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है, मतलब उल्टे सीधे तर्क देगा, उसको बोलते हैं दोस्तों आदिम तर्क। जिज्ञासु प्रवृत्ति, दोस्तों इसको आपको याद रखना है कि इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है। वह सोचता है कि यह चीज़ कैसे हुई, इसके बारे में बहुत मतलब सोचने लगता है कि कैसे होता है, क्यों होता है। जैसे आप देख रहे होंगे इमेज में कि इसके मन में बहुत विचार आ रहे हैं, यही होती है जिज्ञासु उत्पत्ति, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। दोस्तों यह मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इससे आपको यही पॉइंट याद रखना है। कुछ पॉइंट और इसमें दिए गए हैं कि इनके सिद्धांत को है दोस्तों, जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। और 1973 में प्रसिद्ध पुरस्कार एरिस्मस इनको दिया गया था दोस्तों। और जो इन्होंने है साहचर्यवाद का विरोध किया था जीन पियाजे ने, इन्होंने कहा था कि बच्चा साहचर्य से नहीं, अपने आप मतलब अपने संज्ञान के द्वारा सीखता है, चीज़ों का निर्माण करके सीखता है। इन्होंने निर्माणवाद पर बल दिया है, साहचर्यवाद पर बल नहीं दिया है, इसका विरोध किया है। दोस्तों जीन पियाजे का सिद्धांत है जो बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब अगले वीडियो में अपन इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आपका जो है जीन पियाजे का पूरा है जो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इससे रिलेटिव, इसके बाद में लास्ट में पूरे वो क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कभी भी आपका एक भी क्वेश्चन जीन पियाजे से गलत ना हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हो तो दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।